हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है एग्रीकल्चर सेक्टर। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाइए इंट्रोडक्शन में। अब आपको भी पता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट सेक्टर है। हाँ, ये बात हमें भी पता है कि हमारे वर्ल्ड में 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। लेकिन हमारी कंट्री इंडिया में मोस्ट ऑफ द लोग कहाँ पर इंगेज हैं? मोस्ट ऑफ द लोग अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही एंगेज है। एग्रीकल्चर सेक्टर की मदद से ही हमें फूड ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स मिलता है। इसके अलावा हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल भी हमें कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चर से मिलता है। आप कहोगे रॉ मटेरियल्स का मतलब? तो जैसे कि हम कॉटन उगाते हैं या फिर जूट उगाते हैं, तो वो एक रॉ मटेरियल ही हुआ हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो रॉ मटेरियल भी हमें कहाँ से मिलता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर से ही मिलता है। अब हर कंट्री में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एक जैसी नहीं होती है। हमारे इंडिया में फार्मर्स कुछ ज़्यादा उगा देते हैं, तो बाकी दूसरे कंट्रीज़ में हो सकता है कि फार्मर्स कम उगाए। हर कंट्री की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी सेम नहीं होती है। तो ये तो थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए यहाँ पर इंट्रोडक्शन था। अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला है बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी। बाकी कंट्रीज़ का तो पता नहीं, बट हमारी कंट्री इंडिया, इसका बैकबोन क्या है आपको पता है? एग्रीकल्चरल सेक्टर। हमारी कंट्री के इकोनॉमी का बैकबोन है एग्रीकल्चरल सेक्टर। पर क्यों हम एग्रीकल्चर को ही हमारे इकोनॉमी का बैकबोन कहते हैं, वो हम देखते हैं। बहुत ही एशियन टाइम से, यानी कि बहुत ही पुराने समय से इंडिया को एक एग्रीकल्चरल नेशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है। अगर उन्हें एम्प्लॉयमेंट चाहिए होता है तो भी वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड रहते हैं। और आपको भी पता है अभी तक हम एक्सपोर्ट्स जो भी करते हैं, मोस्टली हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का ही एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे आम या फिर सब्जियां। तो आखिर ये सब तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स ही है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे इंडिया का लाइफलाइन कौन है? एग्रीकल्चर है। इसीलिए एग्रीकल्चर को हमारी कंट्री का बैकबोन भी कहा जाता है। हमारी इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट है। अगर हमें एग्रीकल्चर से अच्छा प्रोडक्शन नहीं मिला, अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर फेल हो गया, तो सब कुछ फेल हो जाएगा। कैसे? सुनिए। अगर आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से फूड ग्रेन्स नहीं मिला, वेजिटेबल्स नहीं मिला, फ्रूट्स फ्लावर्स नहीं मिले, ठीक है, नहीं मिले। अब नहीं मिले तो क्या होगा? लोग अपनी नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, वो भूखे मरने लगेंगे। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ को भी रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। 2011 के सेंसस के हिसाब से 68.8% पॉपुलेशन हमारी इंडिया की कहाँ रहती है? रूरल एरियाज़ में, यानी कि गांव में। अब ये लोग गांव में रहते हैं, इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ दी लोग, सारे नहीं बोल रही हूँ मैं, मोस्ट ऑफ दी लोग कहाँ पे इंगेज होंगे, कहाँ काम करते होंगे? एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। अगर एग्रीकल्चर फेल हो गया तो इनको इनकम भी नहीं मिलेगा। अब इनके पास इनकम ही नहीं है तो ये डिमांड कम कर देंगे। किसकी डिमांड? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की। भाई पैसे हो तब तो खरीदेंगे, पैसे नहीं है तो कहाँ से खरीदेंगे? और दूसरी तरफ देखें तो इंडस्ट्रीज़ को भी रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर तो फेल हो गया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के फेल होने से पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी फेल हो जाता है। और कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर पे भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर फेल होता है तो सारी की सारी इकोनॉमी ही फेल हो जाती है। और अगर एग्रीकल्चर ही सक्सेस में चला जाएगा तो हमारा पूरा नेशन प्रोग्रेस करने लगेगा। इसीलिए हम एग्रीकल्चर को हमारे कंट्री का बैकबोन कहते हैं। अब देखिए, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ है 1956 से, तभी से गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर से हटा के इंडस्ट्रियलाइजेशन पे लगा दिया है। यानी कि हमारी गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप एग्रीकल्चर ज़्यादा मत करो, क्या करो? इंडस्ट्रियल सेक्टर में आ जाओ या सर्विस सेक्टर में आ जाओ।
उसके बाद भी हमारी कंट्री को अभी भी एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट हैं। हालांकि ये अच्छी बात भी है और कहीं ना कहीं थोड़ी सी बुरी बात भी है। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन इंडिया। अभी हमारी इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर का कैसा सिचुएशन है। सबसे पहली बात यह है कि इंडिया एक एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी है, बहुत पहले से, ब्रिटिश के आने से पहले ही, और जब ब्रिटिश थे तब भी, और ब्रिटिश के जाने के बाद भी। जब प्लानिंग पीरियड शुरू हुआ, यानी कि जब हमारी गवर्नमेंट ने हमारी कंट्री को कंट्रोल करना शुरू किया, तब गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा फोकस किया इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। अब इसकी वजह से हुआ क्या? हुआ ये कि पहले जैसा एग्रीकल्चर था वैसा अब एग्रीकल्चर नहीं रहा। अब तो एग्रीकल्चर सेक्टर से हमें और भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा, और भी ज़्यादा प्रोडक्शन मिलने लगा, और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके हमको और भी ज़्यादा इनकम मिलने लगेगा। आप कहोगे भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ, हमने तो ज़्यादा फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन पे किया, तो ये सब कैसे बढ़ गया? सिंपल सी बात है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये सब हुआ। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है अभी भी, लेकिन हमारे नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। ये देखिए इसका कंट्रीब्यूशन 1950 टू 51 में हमें एग्रीकल्चरल सेक्टर से कितना नेशनल इनकम मिलता था, 53.1, लेकिन ये कितना कम हो गया 2011 एंड 12 में, सिर्फ 13.9। इतना ही नेशनल इनकम हमें मिलता है फ्रॉम एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर में सिर्फ खेती बाड़ी नहीं आती है, एग्रीकल्चरल सेक्टर मतलब प्राइमरी सेक्टर से हमें कितना इनकम मिलता है। प्राइमरी सेक्टर में क्या क्या आता है? एग्रीकल्चर के क्रॉप्स आते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग आता है, फिशरिंग आता है, कैटल रियरिंग आता है। आपने उस टेबल से तो देखा ही कि पहले हमें एग्रीकल्चर से कितना नेशनल इनकम मिलता था और वो कितना कम हो गया बाद में। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर सेक्टर से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं, और एग्रीकल्चरल सेक्टर का डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी कंट्री में। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट। अब इस एग्रीकल्चरल सेक्टर से कितना एम्प्लॉयमेंट मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से ही हमें सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इंडिपेंडेंस के टाइम तो 72% पॉपुलेशन सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही इंगेज थी। इंडिपेंडेंस के बाद डेवलपमेंट तो हुआ, लेकिन कौन से सेक्टर का? इंडस्ट्रियल सेक्टर का और सर्विस सेक्टर का। एग्रीकल्चर सेक्टर का उतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसीलिए लोगों ने एग्रीकल्चर करना भी कम कर दिया। 2001 एंड 2 में 58% एम्प्लॉयमेंट हमें एग्रीकल्चर से मिलता था, जो 2014 एंड 15 में कम होके 49% हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोर्ट इनकम। इंडियन एग्रीकल्चर के हेल्प से हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाते हैं और बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा पाते हैं, और जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज होता है तो हमारी कंट्री में जो सामान नहीं होता है वो हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट भी आसानी से करवा पाते हैं। इंडिपेंडेंस के टाइम 70% अर्निंग्स जो हमारी आती थी वो किससे हम कमा पाते थे? सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके। अब खुद देख लो कितना ज़्यादा है, 70% इनकम हमें मिलता था सिर्फ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके। लेकिन 2013 एंड 14 में ये गिर के 14.2% हो गया। इतनी ज़्यादा गिरावट, 70 से 14.2%। बोलो। नेक्स्ट टॉपिक है लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। एग्रीकल्चर के हेल्प से ही हम हमारे कंट्री के लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर पाते हैं। एग्रीकल्चर के हेल्प से बहुत सारे लोगों की लाइफ इम्प्रूव होती जा रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर से मोस्टली हमको 2 टाइप का क्रॉप मिलता है। पहला है फूड ग्रेन, दूसरा है कैश क्रॉप्स। फूड ग्रेन्स में क्या क्या आता है? सारे सीरियल्स जैसे कि वीट, राइस, पल्सेस, ये सब। जबकि कैश क्रॉप्स में क्या आता है? कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, ऑयल सीड, शुगर केन, जिन्हें हम एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं। फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। इससे हमारे लोगों की नीड्स भी आसानी से पूरी हो पा रही है।
1951 की बात करें तो एक पर्सन को 395 ग्राम फूड ग्रेन रोज चाहिए होता था, जो कि बढ़ गया 511 ग्राम्स में 2013 में। अब भाई भले ही आपकी नीड्स बढ़ गई 395 ग्राम से 511 ग्राम्स हो गया, लेकिन आपको कमी नहीं आई। हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर ने कमी नहीं आने दी। हम प्रोडक्शन करते गए और आपकी नीड्स को पूरा करते गए। अब लोगों की रिक्वायरमेंट भी आसानी से पूरी हो जा रही है एग्रीकल्चर के हेल्प से, तो लोगों का एवरेज लाइफ स्पैन भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर टेबल है, आप देख सकते हो कि कौन से ग्रेन का कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। आप इन पांचों को देखो, सबका प्रोडक्शन कितना ज़्यादा बढ़ गया है। और ये पॉसिबल इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम बहुत सारे लैंड पे कल्टीवेशन करते ही जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अब हम कर रहे हैं इस वीडियो को एंड। होप सो आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बाकी के चैप्टर को। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउजो।